वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग 100 क्वेश्चंस डील करेंगे मॉडर्न इंडिया का फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विल डील बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। So let's begin. 100 questions. We'll deal 100 questions. And this will be the last lecture before 71st BPSC PT exam. The first question. The Portuguese were the first Europeans to arrive in India by sea route. Who was the first Portuguese sailor to reach Calicut in 1498? So, Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. The last option is Francisco de Almeida. So the correct answer is Vasco da Gama. तो वास्को डा गामा कब आया था? 1498 को। ठीक है। और इनको रिसीव किए थे ज़ैमोरिन ऑफ कैलिकट। ज़ैमोरिन ऑफ कैलिकट ने इनको रिसीव किया था। आफ्टर डैट वास्को डा गामा आने के बाद उसके बाद यूरोपियन पावर्स का भारत आने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इनको पाइनियर माना जाएगा जी, वास्को डा गामा को। और ये कब आए थे? 1498 में आए थे और इनको रिसीव किया था ज़ैमोरिन ऑफ कैलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? द फर्स्ट ऑप्शन इज 1599, the second option is 1600, the third option is 1601 and the last option is 1602. So इसका करेक्ट आंसर होगा 1600। तो दो कंपनी को मर्ज करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था 1600 को। समझ गए? लास्ट डे ऑफ दिसंबर 1600 को इस कंपनी को बनाया गया था बाय चार्टर एक्वायर्ड फ्रॉम क्वीन Elizabeth by Queen Elizabeth। ठीक है। 1 इनसे फरमान लेके इनसे रॉयल चार्टर एक्वायर्ड करके ये कंपनी बना था। इससे पहले एक दो कंपनी थे, दोनों कंपनी को मर्ज करके ईस्ट इंडिया कंपनी बना है। और यदि यूरोपियंस पावर का देखे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट कंपनी है जी जो बना है। और जहाँ तक अराइवल का बात है तो पोर्टुगीज सबसे पहले हिंदुस्तान आए हैं। The next one, question number 3. The Dutch East India Company established its first factory in India at Surat, Pulicat, Masulipatam and last option is Cochin. तो इसका करेक्ट आंसर होगा that is मसूलीपट्टनम। सो मसूलीपट्टनम में 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री खोला था। और उसके बाद में पुलिकट को एज अ बेस के रूप में, एज अ बेस ऑफ सेटलमेंट के रूप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज़ किया है। बट सबसे फर्स्ट जो फैक्ट्री बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो है मसूलीपट्टनम। कब? 1605 में। परकैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेनिश established their first settlement in India at Serampore, Tranquebar, Pondicherry and the last option is Nagapattinam। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रैंकोबर। ट्रैंकोबर में फर्स्ट सेटलमेंट डेनिस ने अपना इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद लेटर पीरियड में सेरमपोर ऑफ बंगाल रीजन, बाद में सेरमपोर में भी अपना सेटलमेंट को बसाया था। बट करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे फर्स्ट कहाँ में बसाया था? ट्रैंकोबर। बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which European power was the last to leave India? Portuguese, Dutch, French and Danish।
उसका करेक्ट आंसर होगा पोर्टुगीज। क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज के पास 1961 तक गोवा, दमन एंड दीव इसके पास था जी, पोर्टुगीज पास। ऑपरेशन विजय करके इंडिया ने ऑपरेशन विजय करके गोवा, दमन एंड दीव को अक्वायर्ड किया है जी। तो जो लास्ट यूरोपियन पावर रहे हैं जो हिंदुस्तान को छोड़े हैं वो पोर्टुगीज है, और पोर्टुगीज पहले भी पावर है जो हिंदुस्तान में आए भी हैं। करेक्ट आंसर होगा पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड इन बंगाल ड्यूटी फ्री थ्रू द फरमान ऑफ विच मुगल एम्पायर? फर्स्ट ऑप्शन इज औरंगजेब, सेकंड ऑप्शन इज शाह आलम टू, द थर्ड ऑप्शन इज फारूक सियार एंड द लास्ट ऑप्शन इज बहादुर शाह वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फारूक सियार ऑफ 1717। 1717 में फारूक सियार ने फरमान जारी करके इंग्लिश को ये पूरी तरीके से छूट दिया कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। समझ गए? तो इस फरमान को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा पर ब्रिटिश। समझ गए? तो करेक्ट आंसर होगा फारूक सियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? फर्स्ट ऑप्शन इज मुर्जिद कुली खान, सेकंड ऑप्शन इज अलवर्दी खान, द थर्ड ऑप्शन इज सिराज उद्दौला एंड द लास्ट ऑप्शन इज मीर कासिम। तो वेरी इजी क्वेश्चन। सिराज उद्दौला हो गए, बंगाल के जो नवाब होंगे वो सिराज उद्दौला होंगे, और ब्रिटिश की तरफ से जो फाइट करेंगे वो होंगे रॉबर्ट क्लाइव। और सिराज उद्दौला और अलवर्दी खान में रिलेशन है। सिराज उद्दौला के जो दादा है, ग्रैंडफादर, वो अलवर्दी खान है। क्या है? अलवर्दी खान है। और मुर्जिद कुली खान फाउंडर है बंगाल रीजन के। समझ गए? और सिराज उद्दौला के बाद आएंगे मीर कासिम, फिर मीर जाफर एंड सो ऑन। तो करेक्ट आंसर होगा सिराज उद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विच थ्री पावर्स? सो विच थ्री पावर्स? दैट इज मीर कासिम, शुजा उद्दौला एंड शाह आलम टू। करेक्ट आंसर इज बी, मीर कासिम। मीर कासिम रिप्रेजेंट करेगा बंगाल रीजन को, नवाब ऑफ बंगाल। शाह आलम टू मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर एंड शुजा उद्दौला नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। तो बैटल ऑफ बक्सर में तीनों एक टीम में रहेंगे, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, शुजा उद्दौला नवाब ऑफ अवध, शाह आलम टू मुगल एम्पायर। तो एक टीम में रहेंगे, बट उसके बावजूद भी ब्रिटिश इस बैटल को जीत लेगा जी। समझ गए? इस बैटल को जीत लेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से जो दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वो ब्रिटिश को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच बैटल डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? द करेक्ट आंसर इज बैटल ऑफ बक्सर ऑफ 1764। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगा जी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और यही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से दीवानी राइट्स मिलेगा ब्रिटिश को ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ट्रीटी को साइन करने के लिए लंदन से रॉबर्ट क्लाइव आएंगे। फिर से रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश तरफ से रॉबर्ट क्लाइव रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल? मुर्जिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराज उद्दौला एंड मीर जाफर। तो करेक्ट आंसर इज मुर्जिद कुली खान। मुर्जिद कुली खान फर्स्ट नवाब है बंगाल रीजन के, और इनको एज अ सूबेदार के रूप में भेजा गया था फारूक सियार के टाइम में। तो मुर्जिद कुली खान वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और बिल्कुल इन्होंने कैपिटल बनाया था मुर्शिदाबाद, ढाका से शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद कैपिटल बनाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह एस्टैब्लिश फेमस मॉडर्नाइज आर्मी ऑफ पंजाब विद द हेल्प ऑफ, दैट इज फ्रेंच एंड इटालियन ऑफिसर। तो फ्रेंच और इटालियन ऑफिसर के हेल्प से महाराजा रंजीत सिंह ने अपने आर्मी को मॉडर्नाइज किया था। ठीक है? और महाराजा रंजीत सिंह का जो आर्मी है वो सेकेंड बेस्ट आर्मी था एशिया में आफ्टर ब्रिटिश। तो जब तक जिंदा रहे महाराजा रंजीत सिंह,
तब तक ब्रिटिश के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था। क्यों? क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंडेड विच वार? दैट इज फर्स्ट एंग्लो सिख वार। सो फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ है 1843 में, उसी का रिजल्ट है ट्रीटी ऑफ लाहौर। और इसमें क्या होगा? इसमें वार कंपनसेशन देना होगा सिख को, एंड प्लस वार कंपनसेशन प्लस कश्मीर जो रीजन है, प्लस कश्मीर जो रीजन है वो भी हाथ से चला गया सिख का। और ये किसको मिला? गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को सिख वाला, गुलाब सिंह को कश्मीर वाला रीजन मिल जाएगा जी। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ है। इसमें सिख हार गए और ब्रिटिश जीत गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Anglo-Mysore wars resulted in the death of Tipu Sultan? That is fourth Anglo-Mysore war of 1790 and 9। इस समय जो एक्टिव थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय। क्या? हाँ, गवर्नर ऑफ हेड थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो 1798 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था। टीपू सुल्तान गॉट किल्ड। समझ गए? 70, हाँ, बेटर टू राइट 1798। और उसके बाद क्या हुआ? 1798 में, उसी पीरियड में 1798 में, इसी पीरियड में हैदराबाद ने भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था जी। तो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वो हैदराबाद है। समझ गया? और बिल्कुल उसी पीरियड में, आई मस्ट से 1798 टू 79, इसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान का चैप्टर क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार? दैट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या हुआ? एक तरफ हैदर अली रहेंगे, एक तरफ हैदर अली और एक तरफ ब्रिटिश, दोनों के बीच में समझौता हुआ कि जो भी लैंड कन्क्वायर किए वार में उसको स्टेटस को मेंटेन किया जाए। यानी कुछ एरिया इसने इधर ले लिया, हैदर अली का कुछ एरिया ब्रिटिश ने ले लिया, या फिर हैदर अली ने कुछ एरिया ब्रिटिश का ले लिया, तो इसको एक्सचेंज किया जाएगा। जितने भी वार ऑफ प्रिजनर्स है उसको भी एक्सचेंज किया गया। और इसमें ये बात, और इसमें हार गया, इनफैक्ट ब्रिटिश हार गया हैदर अली से। हैदर अली ने बहुत ही डिप्लोमेटिक स्किल्स से हैदराबाद को अपने पाले में कर लिया और मैसूर को भी अपने पाले में कर लिया। समझ गए? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये बात रहा कि अब यदि इन केस फ्यूचर में कोई अटैक होता है मैसूर के ऊपर, तो ब्रिटिश हेल्प करेगा। बट ब्रिटिश ने ऐसा हेल्प नहीं किया आने वाले समय में, कि वैसे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी हो गया। करेक्ट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ मद्रास पर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान was a pioneer in the use of which military technology? That is आयरन केज रॉकेट्स। बिल्कुल, इन्होंने रॉकेट्स का, आयरन केज रॉकेट्स का यूज़ किया था टीपू सुल्तान ने ही। और उसके बाद में जाके यूरोपियंस पावर भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बट फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किया था तो वो टीपू सुल्तान है भारत में। बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ असफ जाही डायनेस्टी इन हैदराबाद? दैट इज निजाम उल मुल्क चिंग्लिस खान। बिल्कुल, चिंग्लिस खान ही क्या है? हैदराबाद के फाउंडर है। और इन्होंने ही ये असफ जाही डायनेस्टी बनाया था। ठीक है, ये पहले काम करते थे मुगल कोर्ट में। मुगल कोर्ट में उस समय का स्थिति सही नहीं था, इसलिए वो वहाँ से आके नीचे हैदराबाद को फॉर्म किए। ठीक है, निजाम उल मुल्क दैट इज चिंग्लिस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्नेटिक वार्स वर प्राइमरली फॉट बिटवीन, किसके किसके बीच में हुआ है जी? दैट इज ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक वार हुआ है। कितना कार्नेटिक वार हुआ है? 3 कार्नेटिक वार। 3 कार्नेटिक वार्स। 3 कार्नेटिक वार्स। फर्स्ट एंड थर्ड जो कार्नेटिक वार है का रीजन है एक्सटर्नल रीजन, बाहर का रीजन है जी, एक्सटर्नल रीजन। और जो सेकंड हुआ है एक्सटर्नल रीजन्स, और जो सेकंड कार्नेटिक वार हुआ है उसका कारण क्या है?
उसका कारण है हैदराबाद एंड कार्नेटिक सक्सेशन। हैदराबाद एंड कार्नेटिक सक्सेशन, समझ गए? तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश एंड फ्रेंच बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ पेरिस एंडेड विच कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद करेक्ट आंसर होगा इसका दैट इज थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था जी। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड एक्सटर्नल रीजन्स, बिल्कुल इसमें भी हम लोग देख सकते हैं थर्ड कार्नेटिक वार हुआ था 7 years of सक्सेशन, 7 years of वार सक्सेशन नॉर्थ अमेरिका, इसके वजह से हुआ था जी। ठीक है, और रिजल्ट क्या रहा इसका? ट्रीटी ऑफ पेरिस, थर्ड कार्नेटिक वार बिफोर बॉल। The next question, question number 19. The Nizam of Hyderabad became the British ally after which treaty? After which treaty? That is the Treaty of Subsidiary Alliance. और हैदराबाद पहला राज्य है, पहला स्टेट है जिसने सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट किया था, डेट इज 1798 में, समझ गए? और उस समय जो ब्रिटिश की तरफ से एक्टिव रहेंगे हम रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ही एक्टिव है जी टीपू सुल्तान को क्रश करने में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में भी लॉर्ड वेलेस्ली ही थे, समझ गए? तो सब्सिडी अलायंस हैदराबाद फर्स्ट एक्सेप्ट करेगा इंडिया में। हैदराबाद स्टेट अंडर द निजाम वाज फाइनली इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन यूनियन 1948। तो उस समय ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को भारत का अंग बनाया गया, भारत का इंटीग्रल हिस्सा बनाया गया जी। ऑपरेशन पोलो कब? 1948 को। क्वेश्चन, the economic policy followed by the British in India is often described as that is liberal free trade policy। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो इंडिया है और इधर ब्रिटेन, इंडिया क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, या इंपोर्ट करेगा फिनिश प्रोडक्ट्स को, बाहर से फिनिश प्रोडक्ट भारत में आएगा, और इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ओनली रॉ मटेरियल्स, only raw materials because of this policy, that is a liberal free trade policy। और इसके वजह से क्या होगा? भारत यहाँ पूरी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा जी, इंडस्ट्रियलाइज, यह पूरी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा, समझ गए? सुपर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स इज क्रेडिटेड विद इंट्रोडक्सिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? दैट इज लॉर्ड कर्नावालिस। तो लॉर्ड कर्नावालिस ने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्थापित किया था, ठीक है? और कर्नावालिस इज अ वेरी पायनियर ब्रिंगिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑल्सो, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स भी लाया है, समझ गए? जुडिशियल रिफॉर्म लाया, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म पे भी बहुत काम किया है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस, समझ गए? तो लॉर्ड कर्नावालिस ही परमानेंट सेटलमेंट लाए थे बंगाल में, कब? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 इन बंगाल वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट यूरोपियन प्लांटर्स। यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट था, क्यों? तो वही बात है, इंडिगो प्लांटेशन फोर्सफुली करवाया जाता था जी अंडर तीन कटिया सिस्टम, और इससे जो सोइल है, जमीन है, एंड जो है उसका फर्टिलिटी ख़त्म हो गया जी, लोगों में फर्टिलिटी ख़त्म हो गया, इसलिए लोगों में बहुत ही आक्रोश था। इंडिगो रिवोल्ट 1859 किसके अगेंस्ट हुआ था? यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट हुआ था। और ये सिमिलर चीज़ हमें चंपारण सत्याग्रह में भी देखने को मिलेगा, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? तो ट्रांसफर ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटिश विदाउट एडवोकेट रिटर्न्स, करेक्ट आंसर ही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दादा भाई नारोजी ने अपने 1901 में छपा हुआ बुक में उन्होंने ये पब्लिश किया था। इनफैक्ट आई वांट टू रिपीट वंस अगेन, 1901 में दादा भाई नारोजी अपने बुक में ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, और इसका मतलब ये होता है केवल इंडिया की तरफ से जा रहा है, बट इंडिया को रिटर्न्स में कुछ नहीं मिल रहा, समझ गए? It's a transfer of Indian wealth to Britain without any advocate returns।
Rotwari system of land revenue was introduced in which region of India? That is Madras and Bombay Presidency. मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फर्स्ट टाइम रोतवारी सिस्टम को लागू किया गया। रोतवारी का मतलब डायरेक्ट इसमें पीजेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स देंगे। ने किया था थॉमस मुनरो ने ये लागू किया था। कहाँ पे? मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। समझ गए? तो डायरेक्ट इसमें क्या है, बीच में बिचौलिया नहीं है, बीच में मिडल मैन नहीं है, पीजेंट्स डायरेक्ट क्या करेंगे, टैक्स देंगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। Which of the following industries were most adversely affected by the British economic policy in the 18th and 19th century? Steel, shipbuilding, cotton, textile, all of the above. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ब्रिटिश के पॉलिसी की वजह से सभी इंडस्ट्री को परेशानी हुआ है, सभी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हुआ है। स्टील इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री भी, कॉटन टेक्सटाइल भी। आंसर होगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नारोजी, बिल्कुल इनका जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पब्लिश हुआ था, कॉन्सेप्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का। भारत की तरफ से केवल वेल्थ जा रहा है, ब्रिटिश में कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ से, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन राइट जो हुआ था मेनली किसके अगेंस्ट था जी? एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लॉन्डर्स। तो ये महाराष्ट्र रीजन में हुआ था। जो साहूकार्स थे, साहूकार्स बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते थे जी, उसी के अगेंस्ट डेक्कन राइट्स हुआ था। कब? 1875 में। कहाँ पे? डेक्कन रीजन, महाराष्ट्र रीजन में हुआ था। बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर क्या होगा? पीजेंट शिफ्टेड फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप। इसकी वजह से क्या हुआ? जमीन पूरा बंजर हो जाएगा, जमीन खराब हो जाएगा, और अब अधिक से अधिक कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू कर देंगे पीजेंट्स, लाइक जूट, लाइक ओपियम। तो नॉर्मल जो फूड क्रॉप्स है जैसे व्हीट एंड बार्ले, राइस, उसको कल्टीवेट ना करके उसके बदले में जूट और ओपियम वगैरह कैश क्रॉप्स को किया जा रहा है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल प्राइस बहुत ज़्यादा था जी, ठीक है, और अभी भी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? फूड क्रॉप्स को शिफ्ट करके कैश क्रॉप्स की तरफ प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया एज द ब्लीडिंग ऑफ इंडिया? दैट इज आर.सी. दत्त। तो इन्होंने भी दादा भाई नारोजी की तरह सेम थ्योरी को प्रेजेंट किया कि इंडियन वेल्थ पूरी तरीके से ब्लीड हो रहा है और ब्रिटेन की तरफ जा रहा है जी। तो आर.सी. दत्त शुरुआत के सिविल सर्वेंट रहे हैं, आर.सी. दत्त भारत के। नेक्स्ट वन, द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कैटरेजेस। तो ग्रीस कैटरेजेस पहली बार हिंदुस्तान में लागू हुआ था दिसंबर 1856 को, और उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही सेंटीमेंट सेट हो गया था जी। क्यों? क्योंकि इसमें अफवाह ये था काउ प्लस पिग फैट को मिक्स किया जाता है जी ग्रीस में, समझ गए? ग्रीस कैटरेज में ये इमीडिएट रीजन था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कैटरेजेस। और स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो मंगल पांडे 34th नेटिव पेंट्री, इनफैक्ट 34th नेटिव पेंट्री से वो मोर्चा संभालते हैं मंगल पांडे। और उसके बाद आस्ते आस्ते फिर मेरठ में ही विद्रोह हुआ, फिर मेरठ के बाद फिर दिल्ली, और फिर उसके बाद बहुत सारे जगह पे 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज प्रोक्लेम एज द सिंबॉलिक लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? इस बहादुर शाह जफर। जैसे ही दिल्ली आया, मेरठ से जैसे ही दिल्ली आए सैनिक, उसके बाद बहादुर शाह जफर ने खुद को प्रोक्लेम किया कि हम क्या है, एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान है। बिफोर बॉल। नेक्स्ट वन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? तो कानपुर से किसने लेड किया था? नाना साहब। और नाना साहब की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कमांडर रहे थे वो है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे ने बहुत बहादुरी से ये लड़ाई लड़ा है। करेक्ट आंसर होगा नाना साहब। और बिल्कुल कानपुर में ही बीबी घर मासाकर भी हुआ था। क्या हुआ था? बीबी घर मासाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई हु प्लेड अ हीरोइक रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द रूलर ऑफ झांसी। झांसी की रूलर थी, बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इनके जो एडॉप्टेड सन है उनको नहीं दिया गया थ्रोन। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह की थी। वो झांसी की रूलर थी रानी लक्ष्मीबाई। और बाद में ग्वालियर कैप्चर करने के बाद फिर वहाँ फाइट हुआ, उसी फाइट में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह के जमींदार थे जगदीशपुर के, और इन्होंने मोर्चा संभाला है बिहार और रिवोल्ट ऑफ 1857. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध वाज लेड बाय बेगम हजरत महल, इन्होंने लीड किया था, और ये वाजिद अली शाह के वाइफ थी, समझ गए, और इन्होंने बिल्कुल अवध रीजन, लखनऊ रीजन से इन्होंने मोर्चा संभाला था, बेगम हजरत महल. रिवोल्ट ऑफ 1857 इज समटाइम्स रिफर्ड टू फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. ये जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वर्ड किसने दिया था? बी डी सावरकर ने दिया था जी, बी डी सावरकर. फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, इट वॉज द फर्स्ट मेजर आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और कैट, पहली बार आर्म्ड स्ट्रगल देखने को मिला ब्रिटिश के अगेंस्ट, इसलिए इस थ्रोन को, मतलब इस वार को क्या कहा जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. और ये कोइन किसने किया था? ये कोइन किया था बी डी सावरकर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन्यासी फकीर रेबिलियन अकर्ड इन बंगाल रीजन. और सन्यासी फकीर रेबिलियन हुआ था, इसमें मजनू साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, और इनफैक्ट बंकिम चंद्र चटर्जी का जो अनंतमाथ उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सन्यासी फकीर रेबिलियन ही है जी. तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नोबल है अनंतमाद, उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? सन्यासी फकीर रेबिलियन. और कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल रीजन में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल रिवोल्ट वाज लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू. जो 4 मुर्मू ब्रदर्स थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन्होंने संथाल रिवोल्ट किया था. कब? 1855 to 56 अगेंस्ट ब्रिटिश एंड अगेंस्ट लैंड लॉर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल अपराइजिंग टुक प्लेस इन विच रीजन? कोल अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था जी? छोटा नागपुर, झारखंड वाला रीजन में ये हुआ था कोल अपराइजिंग. मेन रीजन क्या? वही क्रिश्चियन मिशनरीज एंड ब्रिटिश पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा रेबिलियन 1899, इसको उलगुलन भी कहते हैं, ग्रेट टमल्ट भी कहते हैं, किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, भगवान बिरसा मुंडा. ठीक है, उसके बाद फिर वो रांची जेल गए, और फिर रांची जेल में वो मिस्टीरियस कंडीशंस में मारे पाए गए हैं, उनका डेथ हो गया था जेल में ही, बिरसा मुंडा. तो बिरसा मुंडा ने ये लीड किया था उलगुलन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका रेबिलियन कंसिडर एज ए प्रीकर्सर ऑफ 1857, ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में बिल्कुल ये पाइका रेबिलियन हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो थे बक्सी जगबंधु. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटिश इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813. तो इस चार्टर एक्ट में 1,00,000 रुपया दिया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. ये अलग बात है कि 1,00,000 का भी खर्च नहीं हो पाया. चार्टर एक्ट ऑफ 1813. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस मैकेले माइन्यूट ऑन एजुकेशन एम्फसाइज ऑन दैट इज स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर थ्रू इंग्लिश मीडियम. सो मैकेले का मेन इरादा क्या था? मेन इरादा था कि वेस्टर्न साइंस को यहाँ पे फैलाना, वेस्टर्न लिटरेचर को यहाँ पे फैलाना. तो कौन सा मीडियम होना चाहिए? इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. सो मैकेले फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किसको कहा जाएगा? लॉर्ड मैकेले. इन्होंने ही फर्स्ट टाइम भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, इंग्लिश एजुकेशन को एग्जीक्यूट किया, समझ गए. बट इसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है, विलियम बेंटिक का, क्योंकि जो भी मैकेले माइन्यूट है वो लागू करने वाले विलियम बेंटिक ही थे, समझ गए. वही विलियम बेंटिक जिन्होंने सती को भी खत्म किया है भारत से, द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय. वो डिस्पैच को हम लोग क्या कह सकते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. बिल्कुल, ये मैग्ना कार्टा है, क्योंकि बड़े लेवल पे हुड डिस्पैच, यानी कि बड़े लेवल पे ये था भारत के लिए, और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी सभी चीज़ इंक्लूड किया गया था. सो इट इज़ अ मैग्ना कार्टा फॉर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. चार्ल्स हुड इसके अध्यक्ष थे जी. फर्स्ट ही यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ये हुड डिस्पैच का ही रिकमेंडेशन की वजह से जो
फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी भारत में जो बना है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। तो 1857 तक 3 यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गया भारत में, बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ फूड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय, हंटर कमीशन किसने अपॉइंट किया था? तो लॉर्ड रिपन। कब किया था ये? 1882। तो लॉर्ड रिपन, बहुत ही सॉफ्ट इनका एटीट्यूड था इंडियंस की तरफ, और इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर काम किया है। जैसे पंचायती राज के लिए भी, म्यूनिसिपलिटी के लिए भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इनके टाइम में एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुआ था। लॉर्ड रिपन होंगे फॉर एप्पल। नेक्स्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन। तो भारत में सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी कमीशन बना था वो रेले कमीशन बना था। रेले कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से ये यूनिवर्सिटी एक्ट बना है जी। किसके टाइम में? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और इसके वजह से क्या हुआ? सरकार का बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल होना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी के ऊपर। समझ गए? उस समय हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपोज भी किया था इस एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन वाज रिलेटेड टू विच यूनिवर्सिटी? दैट इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सैडलर जो यूनिवर्सिटी कमीशन है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू एडवोकेट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? दैट इज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन पहले व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने कहा कि यस, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, ताकि यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स, यहाँ के जो भी सुपरस्टिशियस बिलीव है, जो भी ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट है, वो रिमूव हो सके। तो राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाटो कमिटी रिपोर्टेड मेनली एम्फसाइज्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन एंड क्वालिटी। रिकमेंडेशन कब, रिपोर्ट कब आया था? 1929 को। इसमें कहा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन को नेगलेक्ट किया गया है। खाली क्वांटिटी बढ़ाने से नहीं होगा जी, क्वालिटी भी काम करना होगा। और स्पेशली प्राइमरी स्कूल सब में बच्चों लोग का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन और क्वालिटी पे फोकस करने की जरूरत है। यही रिकमेंडेशन था हाटो कमिटी का। पर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया वाज बंगाल गैजेट बाय जेम्स अगस्ट हिकी, अगस्टस हिकी। सो भारत का पहला जो न्यूज़पेपर है वो बंगाल गैजेट है, बाय जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as the father of Indian Renaissance and also started the newspaper संवाद कौमुदी in 1821? तो राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय क्या है? फादर ऑफ इंडियन रिनासांस, और इन्होंने संवाद कौमुदी स्टार्ट किया था अपने वेदांतिक फिलोसफी को प्रमोट करने के लिए, मोनोथिज्म को प्रमोट करने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, which act introduced licensing regulation for the press in India for first time? दैट इज लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। पहली बार हिंदुस्तान में लाइसेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट आया था प्रेस को चलाने के लिए। कौन से रेगुलेशन से? लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 से। ये अलग बात है कि बाद में मैटकैप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको हटा देंगे। इसलिए मैटकैप को लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है जी, लिबरेटर ऑफ प्रेस, एज यू कैन सी। तो किसको लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है? क्योंकि प्रेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ 1823 को किस गवर्नर जनरल ने ख़त्म किया था? तो उनका नाम है लॉर्ड मैटकैफ। कब की बात है ये? बात है 1835। मैटकैफ एक्ट आएगा और मैटकैफ एक्ट की तरह मैटकैफ एक्ट की वजह से जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे प्रेस के ऊपर वो सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट व्हिच कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर वाज पास्ड ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय? दैट इज लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम में पास हुआ था 1878 में, और जिसकी वजह से शिशिर कुमार घोष का अमृता बाजार पत्रिका को रातों रात चेंज करना पड़ा था बंगाली टू इंग्लिश में। तो 1878 बाय लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज? दैट्स केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। तो मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में और केसरी मराठी लैंग्वेज, केसरी मराठी लैंग्वेज में। करेक्ट आंसर होगा केसरी, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हैडिंगटन। लॉर्ड हैडिंगटन के टाइम में पास हुआ था। लॉर्ड हैडिंगटन ने ही इसको एग्जीक्यूट किया था जी। इससे पहले मिंटो थे, तो मिंटो ने स्टार्ट तो किया था बट उसको रियल में एग्जीक्यूट करने वाले लॉर्ड हैडिंगटन हैं। ये भी रिस्ट्रिक्शन था जी,
न्यूज़पेपर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था थ्रू दिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इंडियन सोशलिस्ट इन लंदन? दैट इज श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया हाउस का भी स्थापना किया था लंदन में। यही इंडियन सोशोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर को स्टार्ट किए लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडियन हाउस से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी जुड़े हैं, डेट इज बी डी सावरकर। समझ गए? करेक्ट आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता बाजार पत्रिका became famous for opposing the vernacular press act was published from, कहाँ से? कलकत्ता से प्रेस होता था जी, लैंग्वेज बंगाली। और लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से रातों रात बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज करना पड़ा था जी शिशिर कुमार घोष को। और वही शिशिर कुमार घोष के बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडियन लीग भी बनाया था जी, इंडियन लीग भी बनाया था इन्होंने, शिशिर कुमार घोष। Which act finally provided some freedom to Indian press during the nationalist struggle? That is Indian Press Act 1919. तो इंडियन प्रेस एक्ट 1919 में थोड़ा सा राहत मिला था। बाकी सब देखा जाए तो बाकी में पावर को, बाकी में रिस्ट्रिक्शन ही है जी, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था इंडियन प्रेस एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828? डेट इज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज बनाया था। उससे पहले 1815 में आत्मीय सभा बनाया था इन्होंने। उपदेश क्या है? मोनोथिज्म को स्प्रेड करना। उपदेश क्या है? वैदांतिक आइडियाज को स्प्रेड करना। एक क्वेश्चन, प्रार्थना समाज किसने बनाया था जी 1867 में मुंबई में? डेट इज आत्माराम पांडुराम। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल एमजी रनाडे का भी है। समझ गए? तो आत्माराम पांडुराम ने बॉम्बे रीजन में प्रार्थना समाज बनाया था। प्रार्थना समाज का जो फिलोसॉफी है सेम वही वेदांतिक फिलोसॉफी रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज किसने बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की बात है? 1875 पर बॉल। और बिल्कुल ये भी मोनोथिज्म पे ही बिलीव करते थे। एंड नारा क्या था, स्लोगन क्या था? बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। कि वेदास जो बुक्स है वो सबसे हाईएस्ट बुक्स है हिंदूज के लिए, इसलिए हमें वेदास को पढ़ना चाहिए। Which of the following was not principle of आर्य समाज? That is believe in polytheism। बाकी सब प्रिंसिपल होगा, और पॉलीथिज्म पे बिलीव नहीं था जी, केवल ये बिलीव करते थे मोनोथिज्म पे, भगवान एक ही है केवल। समझ गए? तो करेक्ट आंसर होगा पर कैट, नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897? दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोनों ही फाउंड किया था इसी ईयर में, है गुरु के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए। कालीगर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद। इन्होंने स्टार्ट किया था ताकि मुस्लिम बच्चे लोग के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आ सके, क्या किया था। और इन्होंने 1875 में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज भी बनाया था, जो कि बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सोशल रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856? दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही पायनियर रोल प्ले किया है विडो रीमैरिज एक्ट के लिए। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और ये बेथुन स्कूल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेथुन स्कूल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाने वाले कौन थे? मैडम ब्लवास्की एंड कर्नल ऑलकेट। सबसे पहले कहाँ कब बना था? 1875 में बना था जी, यहाँ पे न्यूयॉर्क में। उसके बाद हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र हुआ था मद्रास रीजन में, टीआर रीजन में। बाद में एनी बेसेंट वगैरह सब बाद में जुड़ी है। जब कर्नल स्टील ऑलकेट का देहांत हुआ उसके बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी है। पर जो ओरिजिनल फाउंडर है उनका नाम है मैडम ब्लवास्की एंड कर्नल स्टील ऑलकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? इट इज हेनरी लियोस विवेन डिराजियो। ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे कॉलेज में, बंगाल के एक कॉलेज में।
और बहुत ही विजनरी थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो बच्चे लोग को अपने स्टूडेंट लोगों को काफ़ी मोटिवेट करते थे। हेनरी लुइस विवेन डिराजियो, और इन्होंने ही यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 टू वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ताकि यूथ में सैनिटेशन, यूथ में नेशनलिस्ट फीलिंग सब आ सके, सोशल इशू का भी फीलिंग्स प्लस नेशनलिस्ट इशू भी आ सके, तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश इन 1851 एट कलकत्ता, कलकत्ता में बना था ये जी। और इसको बनाने वाले कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन 1876 which played a vital role in nationalist awakening was founded by? इंडियन एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इनफैक्ट ये आईएनसी का प्रीकर्सर है जी। एसएन बनर्जी, सौदानंद बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। समझ गए? 1876 में बना था ये। तो हाँ, कलकत्ता एसोसिएशन भी कहा जाता है, और ये प्रिकर्सर है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बना हुआ बॉडी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसएन बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, दोनों ही बंगाल रीजन से थे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंडन बाय दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बनाया था, कहाँ पे? लंदन में, ताकि इंडियाज़ का जो कंसर्न्स है वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में लंदन में वो फ्लैग कर सके, लंदन में प्रेजेंट कर सके। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1833 एंड 85 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑर्गेनाइज किया था तो बिल्कुल आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दोनों ही मिलकर ऑर्गेनाइज किया था जी। ठीक है, और इसी का रिजल्ट होगा आगे जाके आईएनसी बनेगा। तो सो आईएनसी से प्रिकर्सर है जी, आईएनसी से देखा जाए दिस वन प्रिकर्सर है, और इनके ही जो मेंबर है यहाँ पे भी एक्टिव है जी, 1833, 1883 और 85 के कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पूर्ण सार्वजनिक सभा इन 1870? वो एमजी रानाडे। एमजी रानाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा बनाया था, कब? 1870 में, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ इंडिया, वाज फाउंडेड इन फॉर एप्पल 1836 को। सबसे पुराना, मद्रास का सबसे पुराना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी। कब बना था ये? 1836 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन का वो है आनंद मोहन बोस। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बहुत की मेंबर थे, और जो पहला प्रेसिडेंट रहे थे वो आनंद मोहन बोस रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन त्याबजी। इन्होंने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया था। सभी लीडर्स मॉडरेट लीडर्स हैं जी, और ये आईएनसी भी ज्वाइन करेंगे। तो दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन त्याबजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है जी? दादा भाई नारोजी को। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात किसको कहा जाता है? अब्बास त्याबजी को। अब्बास त्याबजी, जिन्होंने सीडीएम में, दर्शना सॉल्ट सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद अब्बास त्याबजी पार्टिसिपेट किए थे। इनको ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। बट जब इनको भी अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद सरोजिनी नायडू लीड की थी दर्शना सॉल्ट सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following leaders was not associated with the moderate phase of INC? तो ये मॉडरेट फेस वाले हैं, ये भी मॉडरेट फेस वाले हैं, ये भी मॉडरेट फेस वाले हैं। आंसर होगा बीजी तिलक, क्योंकि बीजी तिलक आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेस से। क्या है? एक्सट्रीमिस्ट लीडर है जी, नरम दल वाले लीडर नहीं है, गरम दल वाले लीडर है, एक्सट्रीमिस्ट फेस। करेक्ट आंसर होगा बीजी तिलक। क्यों? क्योंकि क्या पूछा गया? नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो बीजी तिलक ने कहा था जी। क्वेश्चन, द मॉडरेट्स बिलीव्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? तो मॉडरेट्स क्या चीज पे बिलीव करता था? ट्रिपल पी, पेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, और इसलिए एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लोग खुश नहीं थे। Who among the following INC session witnessed the first split between the moderates and extremists?
दैट इज सूरत सेशन। सूरत सेशन में दोनों ही अलग हो गए, ठीक है, ओवर द इशू ऑफ स्वराज, ओवर द इशू ऑफ स्वदेशी। तो इस सूरत सेशन में दोनों ही स्प्लिट हो गए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज व्हिच मीन एट दैट टाइम, स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ब्रिटिश एम्पायर ऊपर रहे बट हम लोग खुद ही रूल करें, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज एट दैट टाइम। और बाद में स्वराज क्या हुआ? पूर्ण स्वराज बन गया जी लाहौर सेशन में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो लाल पाल बाल कहा था? लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब रीजन, पीजी तिलक ऑफ महाराष्ट्र रीजन एंड बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल रीजन। करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेशन ऑफ द आईएनसी वाज द वर्ड स्वराज? स्वराज पहली बार कहाँ पे डिफाइन किया गया? दैट इज अ कलकत्ता सेशन ऑफ 1906। तो इसमें दादा भाई नारोजी अध्यक्ष होंगे, करेक्ट। तो कलकत्ता सेशन में, बिल्कुल कलकत्ता सेशन में पहली बार स्वराज को ठीक से डिफाइन किया गया है, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मॉडरेट लीडर वाज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के एडवाइस से ही गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं किया। साउथ अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने क्या किया? लगभग 1.5 साल तक उन्होंने पद यात्रा किया, उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु रहे हैं गांधी जी के। Which agreement brought moderates and extremists together after Surat split? That is लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन जी। तो लखनऊ सेशन में दो चीज हुआ है। लखनऊ सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी एक साथ आए, थैंक्स टू सरोजिनी नायडू एंड बीजी तिलक, दोनों की वजह से। और इस सेशन में ये भी हुआ, लखनऊ पैक्ट भी हुआ। लखनऊ पैक्ट में क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों भी एक साथ आए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लखनऊ पैक्ट। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस यदि साथ में आया तो इसका श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। और इसलिए सरोजिनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। समझ गए? तो लखनऊ पैक्ट होगा। और मॉडरेट्स भी साथ में आए, प्लस आईएनसी मुस्लिम लीग भी साथ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल द अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड इन 1902। तो सबसे पहला जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना था अनुशीलन समिति, वो 1902 में बना था। और इसके जो फाउंडर थे पीएन मित्रा थे, पीएन मित्रा। समझ गए? और इनका जो अफसूट है, इनका जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो युगांतर पार्टी होगा। ढाका में भी बहुत सारा पार्टी बनेगा, पटना में भी बहुत सारा पार्टी बनेगा रिलेटेड टू अनुशीलन समिति। सो हु वाज द लीडर ऑफ चापेकर ब्रदर्स असासिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर इन पुणे? दैट इज दामोदर चापेकर। तो चापेकर 3 ब्रदर्स थे। इन्होंने इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर WC रांद को असासिनेट कर दिया था जी। और इनके लीडर जो थे बड़े भाई दामोदर चापेकर। और इसके लिए फैक्ट बीजी तिलक को जेल भी जाना पड़ा था। बीजी तिलक को बुक किया गया था अंडर सेडिशन एक्ट IPC 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने अभिनव भारत सोसाइटी स्टैब्लिश किया था जी? दैट इज BD सावरकर। इस अभिनव भारत का नाम पहले था मित्र मेला। मित्र मेला, मित्र मेला बना था वही 1900 में। उसके बाद इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत रखा गया था। बाय होम? BD सावरकर। तो BD सावरकर और गणेश सावरकर दोनों ने ही मिलकर इनफैक्ट अभिनव भारत का इस्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीपुर बम कंस्पिरेसी वॉज एसोसिएटेड विथ वरिंदर कुमार घोष एंड अरविंदो घोष। बिल्कुल, वरिंदर कुमार घोष और अरविंदो घोष एसोसिएटेड है अलीपुर बम कंस्पिरेसी में। और बाद में अरविंदो घोष छूट गए क्योंकि अरविंदो घोष का केस बहुत सुंदर तरीके से CR दास ने लड़ा था, चित्तरंजन दास ने। और वरिंदर घोष को भी बाद में बड़ी कर दिया गया, बाद में छोड़ दिया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी 1913 में कहाँ बना था जी? सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी का उद्देश्य यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एक अपॉर्चुनिटी है ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने की। सैन फ्रांसिस्को में बना था जी, परकैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रेवोल्यूशनरी बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ कर्जन विली इन लंदन? दैट इज मदन लाल डिंगरा। तो मदन लाल डिंगरा ने कर्जन विली को लंदन में असैसिनेट कर दिया था। और इसके वजह से इंडिया हाउस के मेंबर थे जी। इंडिया हाउस में BD सावरकर ने अपने स्पीच से एनर्जी ला दिया था। BD सावरकर वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया हाउस।
और बिल्कुल मदन लाल डिंगरा भी इंडिया हाउस से एसोसिएटेड है, तो इन्होंने क्या किया था, कर्जन विली को लंदन में असासिनेट मर्डर कर दिया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी कंस्पिरेसी? काकोरी कंस्पिरेसी 1920, यानी कि ट्रेन को लूटने वाला जो कंस्पिरेसी है, इसमें कौन कौन शामिल थे? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड असफुल्ला खान। और इसी समय सरफरोशी की तमन्ना, इस गाने को पॉपुलराइज किया गया था जी। फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थ्रू द बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली इन 1929 along with the बटुकेश्वर दत्त? तो होंगे भगत सिंह, बिल्कुल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम, बट वो बम फेंका था, बट वो बम लीथल नहीं था जी। वो बम बस एक अपील था कि जो लोग बैठे हुए लंदन में वो को समझाने के लिए कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहा है जी, समझ गए। और इस समय बिल्कुल इनकलाब, ये फेंकने के बाद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बड़ा नारा बना जी, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द चित्तगोंग आर्मी रेड इन 1930? दैट इज सूर्य सेन। चित्तगोंग रेड करने वाले सूर्य सेन है, जिनको मास्टर दा भी कहा था, क्यों? क्योंकि टीचर थे ये, और इनके बहुत सारे स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे इसमें, जैसे कल्पना दत्त हो गई, और भी बहुत सारे जो गर्ल स्टूडेंट्स, उन्होंने भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। सूर्य सेन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, हु फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1928? करेक्ट आंसर होगा इसका बिल्कुल भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। तो इससे पहले इस एसोसिएशन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और अब क्या है, 1928 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया, और अब आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाएगा इनका। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव टाइप के जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स रहे हैं, समझ गए। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। सेशन कैसा लगा, फीडबैक देना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। और कल एग्ज़ाम है जी, कल सैटरडे एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, बहुत अच्छा करना है। थैंक यू सो मच।